डीडी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं डीडी रॉय। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, मतलब इसके लास्ट वीडियो में जो बोला हुआ था कि मैं रीजनिंग के पजल के ऊपर एसबीआई पीओ लेवल या आईबीपीएस पीओ लेवल के ऊपर मैं अपना कुछ विचार रखूंगा। तो आज वो वक्त आ गया है कि मैं उस विचार को रखूं। विचार ऐसा है कि एसबीआई पीओ में जब भी जैसे बोला जाता है 2 लेयर 3 लेयर सीटिंग अरेंजमेंट जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें आप एग्जाम में छोड़ दो। लेकिन अब मुसीबत ये होने लगा है कि एसबीआई पीओ की या पिछले साल का देख लो, आईबीपीएस पीओ का देख लो, कि ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट अपने आप में एक, अगर टोटल मार्क्स में देखें, यही 60% का जगह लेके खड़ा है। अब इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 70% भी हो सकता है और इसे तोड़ना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि हमें जो भी सिखाया गया है इसमें सब ट्रायल एंड एरर के मेथड में है कि मैं गोल, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, गोल में बैठाऊंगा, एक बार नहीं बैठा, दूसरा बार उसको घुमा के बैठाऊंगा, तीसरी बार घुमा बैठाऊंगा। देखिए, अगर मुझे जवाब मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो बनाएगा तो उसे जवाब तो मालूम होता है, तो फिर वो आप जैसे भटकते हैं उस तरह वो नहीं भटकेगा। वो तो एक दो बार भटकाना दिखा के फिर सीधा जगह पे लेके आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में ये होता नहीं है, जिसके लिए हर कोई आपको बोलता है कि भैया इस तरह के सवालों को छोड़ो। लेकिन मैंने अगर आपको बोला हुआ है कि एसबीआई पीओ तोड़ना बहुत आसान है, उसके पीछे एक बेस भी मैंने बोला हुआ है, इन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को ही करो। तो देखिए, यहां पे थॉट्स की जो, अगर बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो यहां मैं पूरा का पूरा हर किसी से एकदम अलग हो जाता हूं। जरूर कोई कारण होगा। यह कारण है कि सबसे पहला, कि अगर आप पजल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रैंकिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना है। आपको किसी एक ऐसे रास्ते की तलाश करना है जो सीधे मंजिल तक जाता है, कहीं पर भी ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ता है। तो ये अपने आप में आप भी समझने एक बहुत बड़ी बात हो गई है जिसको मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर आपको 2 मिनट ज्यादा लगे, मैंने बोला 2 मिनट, रेगुलर टाइम से 2 मिनट केवल ज्यादा लगे, और अगर आप पजल को तोड़ लें, तो ये 2 मिनट एक्स्ट्रा आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स का कारण नहीं बनता है, बशर्ते आप जो जा रहे हैं वो सीधे आपके मंजिल तक जाना चाहिए। कोई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आगे के स्लाइड में एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। आज जो मैं सवाल करके दिखाऊंगा वो 2 लेयर्स है, और वो सर्कुलर सीटिंग, मतलब गोल मेज में बैठने की प्रक्रिया है 8 जनों की। अब देखिए, मैं जब भी सर्कुलर सीटिंग करता हूं, लोग जैसे गोल टेबल की कल्पना करते हैं। गोल टेबल होता है, ये तो राउंड, कल्पना क्या करते हैं, वो गोल टेबल होता है या उस गोल टेबल के चारों तरफ करते हैं। लेकिन मेरा सोच एकदम अलग है। मैं गोल चीज को सीधा कर लेता हूं। मतलब अगर एक टेबल के चारों तरफ अगर आप डोरी रखते हैं, टेबल अगर गोल है, और जब ये रस्सी के दोनों छोर को आप खींचते हैं तो सीधा देखते हैं एक सीधी रेखा हो जाती है। देखिए, इस विषय में बहुत ज्यादा मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। उसमें भी मैंने 1 लेयर के जो एक सवाल होते हैं उसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये आपका जो नाम है, देखिए अभी लिखा हुआ है जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट यूट्यूब प्रेजेंटेशन इन हिंदी। अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आगे के स्लाइड में, तो पहले आप इसको जरूर देख लेंगे। तो फिर किसी गोल चीज को सीधे रेखा में कर लेने से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये जो सोच है दायां बायां, ये कैसे खत्म हो जाता है, इसे हम उस वीडियो में हम देख लेंगे। तो देख लेने से क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होता है, फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं सही सोच है। तो और इसके लिए देखिए, जो एक हल्का जो हाफ एरो का जो बटन है नीचे की तरफ जो दिख रहा है, 3 कोण है, देखिए जिसमें गोल एक सर्कल घूम रहा है। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको तुरंत एक लिंक आएगा, दिखेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट यूट्यूब प्रेजेंटेशन इन हिंदी, ये आपका लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा उस लिंक पे आप मतलब उस ट्यूब पे, यूट्यूब के मेरे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे, और वो देखना आपको जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोड़ के
अभी पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप हल करना सीख रहे हैं और खाली जानने के मकसद में तो आप सीधा निकल जा सकते हैं, जानने के बाद फिर से आप इसको देख के कर सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि किसी गोल चीज को सीधा कैसे किया जाता है, तो शायद आगे जो सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता हुआ जाएगा, वहां पे आपकी सोच शायद विषय वस्तु के साथ नहीं जा पाएगी। क्या है कि इसकी जो बेसिक्स है वहीं से चेंजेस हो चुका है कि गोल चीज को मैं एक लंबे में बैठा रहा हूं, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में बैठा रहा हूं, जबकि वो एंटायर चीज राउंड है। और वो क्यों बैठा रहा हूं, ये सारा चीज तो उसी वीडियो में दिया गया है, वो खुद एक 20 मिनट का वीडियो है, तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे के इस पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये जो सवाल आया हुआ है ये 17/4/2011 में इलाहाबाद बैंक के पीओ एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट तो है ही है, एक झटके में बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम तो एक नपे तुले राह पे एक साइंटिफिक वे में इसको सॉल्व करेंगे। कुछ लड़के अभी बोलने के मूड में होंगे कि सर ये इंग्लिश में, हिंदी में होना चाहिए। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि मेरी ये मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें मैं दो लैंग्वेज को एक साथ नहीं रख सकता हूं, क्योंकि आप देखेंगे दोनों लैंग्वेज का भी स्लाइड पे रख दूंगा तो मेरे को मैथ करने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो जगह होता है, जो आप इसको बनाने का मकसद ये है कि आप किसी क्या कहते हैं मोबाइल में भी इसे आप देख सके, पढ़ सकें, वो चीज खत्म हो जाता है। दूसरा, में जो लड़के बोलते हैं कि सर इसे हिंदी में दे, मैं उनके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदी जरूरी है, लेकिन ये सारे चीज देखो एक पैसेज की तरह होते हैं। इसे जिस दिन से इंग्लिश में करने को आप शुरू कर दोगे तो आपकी बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। तो जिसके लिए मैं इसे इंग्लिश में कर रहा हूं, अगर किसी लड़के तो भी बोलते हैं सर हिंदी में होता, तो मैं बोलूंगा आई एम सॉरी, मुझे खेद है, लेकिन मेरे को इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि एक जगह की बहुत ज्यादा कमी है। देखिए, इस पूरे अगर हम पैसेज को अगर हम पढ़ के हम मैथ करने की कोशिश करेंगे, सॉरी रीजनिंग को करने की कोशिश करेंगे, इसमें दो चीज आएंगे, पहले हमें समझना होगा। पहला क्या है, एक स्टेटमेंट है, दूसरा कंडीशन है। तो हम आगे इस स्लाइड पे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने जो देखा, हमने देखा कि पहला कि हम किसी गोल फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सीधी एक लाइन को काटने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि हम इसमें स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, और दोनों को अलग अलग रूप से रिकॉग्नाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इस स्लाइड पे यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं, क्योंकि यहां पे हमने इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी हमने आलोचना तक नहीं किया, डिस्कस नहीं किया है। हमने केवल इतना ही किया हुआ है कि कोई किसी भी गोल को हम स्ट्रेट लाइन में लेते हैं और इसमें एक स्टेटमेंट होता है और एक क्या कहते हैं कंडीशंस होते हैं। मतलब एक आता है आपका स्टेटमेंट का मतलब, कंडीशन का मतलब हो गया शर्त आता है, और स्टेटमेंट का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं वर्णन, एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलिए हम आगे के स्लाइड पे चलते हैं। आइए पहले सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। PQRSTVW and X are the captains of different cricket teams, namely कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब all of them are seated around a circular table and are facing the center। मतलब ABCD करके हैं, सॉरी PQRST करके WX तक हैं, 8 कैप्टन हैं, 8 देश है, वो एक कोसी गोल टेबल में बैठे हुए हैं। जैसे हमने बोला हुआ है कि हम तो भाई गोल टेबल नहीं करते हैं, हम गोल टेबल को एक स्ट्रेट लाइन में खींच रहे हैं, लेकिन अभी आप स्लाइड में से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें से स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर कंडीशन को ढूंढेंगे, फिर कंडीशन को लिखेंगे, और ये फेज जो है इसको हम बोलते हैं कोडिंग फेज। जो बोला गया है उसे हम कोड में हम पहले ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। आइए पहले सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। P sits third to the left of श्रीलंकन कैप्टन।
देखिए, हम जब ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो हम जानते हैं कि लेफ्ट मतलब होता है बायां, मतलब पीछे, और राइट मतलब होता है दायां, मतलब आगे। यहां क्या बोलता है, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रीलंकन, मतलब पी जो है पीछे है, श्रीलंका आगे है, और तीसरे पोजीशन पे श्रीलंका के तीसरे पीछे में जो है पी बैठा है। अब देखिए, हमने जो यहां पे एक जो ये खींचा है वो 4 घर का है, और मतलब 4 आपके कॉलम्स हैं और 2 रो हैं। नीचे के रो में देखिए हमने श्रीलंका लिखा है, मतलब नीचे का जो रो एंटायर जा रहा है वो कंट्री का है। किस कंट्री की? क्रिकेट टीम है। ऊपर का जो रो हमने लिया हुआ है, देखिए ऊपर के रो में हमने पी बैठा है, श्रीलंका के रो में नहीं बैठाया है। 3 घर पीछे किया हुआ है, तीसरे घर पीछे किया है, लेकिन पी को ऊपर रखा है। मतलब ये किसकी पोजीशन है? उस व्यक्ति की नाम है वो। हमें पता नहीं है वो कौन है, कौन से कंट्री का है, ये हमें नहीं है। ये तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से मिला। और देखिए यहां पे स्टेटमेंट में इसको 2 नंबर रख दिया, जबकि इसको 1 नंबर लिखना चाहिए था, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है। तो हम जानेंगे कि जो स्टेटमेंट में हमें सबसे बड़ा टेबल्स बनाना पड़ता है, ये 2 कॉलम के जो टेबल, सॉरी 2 रो के जो टेबल्स बनते हैं, उसे हम बेस बोलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो हम आगे के जब रेगुलर किसी क्लास करेंगे तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा। हम तो अभी चीजों को खाली दिखा रहे हैं आपको। तो आगे श्रीलंका हुआ, और तीसरे घर पीछे जो है, जो लेफ्ट में है, वो एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ, जो इसमें उसको हमने पी लिख दिया वहां पे। अब हम दूसरे लाइन पे आते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। तो मतलब क्या हुआ? टी और डब्ल्यू के बीच में 2 जन बैठे हुए हैं। देखिए शर्तनामा है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन में लेकिन हमें ये पता नहीं है कि आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, या दाएं कौन बैठा है, राइट साइड में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। तो देखिए हमने लिखा है यहां पे 2 देखिए ऐसे टेबल बने हुए हैं, कंडीशन 1A और दूसरा कंडीशन 1B। तो हमने एक कंडीशन में देखिए 2 बीच में ब्लैंक है व्यक्तियों के नाम पे, पहले टी है और लास्ट में डब्ल्यू है। नीचे के कंट्री के जो स्पेस है वो तो खाली है, मेरे को उस कंडीशन में कुछ बोला ही नहीं गया है। और ये चूंकि हमें पता नहीं है तो इसकी दूसरी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कंडीशन बी हो सकता है, टी के जगह डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू के जगह टी हो सकता है, बीच में 2 घर है। तो हमें कंडीशन 1A और कंडीशन 1B को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टी, नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। मतलब क्या है? न तो टी न तो डब्ल्यू पी का कोई इमीडिएट नेबर है, मतलब पी के आगे या पीछे न तो टी है न डब्ल्यू है। देखिए यहां कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में हमने इसी को लिखा है पी के पीछे न टी है डब्ल्यू है, न पी के आगे टी है डब्ल्यू है। ये हमने कंडीशन को लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख के हम इसको रख रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका। तो ये भी कंडीशन 2 का ही हमने एक पार्ट कर लिया, बना लिया है। देखिए ऊपर टी डब्ल्यू लिखा हुआ है, नीचे जो है श्रीलंका लिखा हुआ है, मतलब टी और डब्ल्यू कोई भी श्रीलंका का कैप्टन नहीं है। ये कंडीशन हो गया जो हमने कंडीशन 2 के अंदर में रखा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे के स्टेटमेंट में आते हैं। द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। क्या बोल रहा है? द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। राइट का मतलब होता है आगे होता है या दाएं होता है। तो बोलता है एस जहां बैठा है उसका एक घर छोड़ के, सेकंड मतलब एक घर छोड़ के साउथ अफ्रीका है। तो देखिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 का देखिए 1 आ गया है। अब इसमें हम लिखते हैं एस के बाद देखिए ऊपर का तो रो खाली है, लेकिन नीचे के रो में एक घर छोड़ के हमने साउथ अफ्रीका को लिखा हुआ है। और नेचुरली ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको मैंने स्टेटमेंट 1 बना दिया है। स्टेटमेंट 2 पहले है। अब देखिए इसमें बुद्धि की कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई बुद्धि नहीं।
क्या घटना है उसे लिखना है। देखना एक चीज पजल में क्या होता है, कहां किसको बैठाऊं वो प्रॉब्लम है। ये तो प्रैक्टिस है, जैसे ही प्रैक्टिस होता है ये बड़ी तेजी के साथ होता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बुद्धि नहीं लिखा होता है। जो स्टेटमेंट है उसको खाली आप कोडिंग कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कोडिंग कर रहे हैं। और देखिए ये कोडिंग केवल इस सिस्टम के लिए है, ये कोडिंग भी कुछ और तरह के होते हैं जहां पे जिसकी जरूरत होती है, लेकिन ये कोडिंग अनंत नहीं है, ये केवल 4 टाइप के होते हैं। तो अभी जिस कोडिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम चल रहे हैं। तो चलिए, हमने जो कर दिया, एस के बाद एक घर छोड़ के नीचे वाले रो में साउथ अफ्रीका लिख दिया है हमने। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस जो है पी का इमीडिएट पड़ोसी नहीं है। देखिए कंडीशन 2 में यहां थोड़ा नजर रखना पड़ता है। हमने कंडीशन 2 में पी के पड़ोसी टी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, ये तो पहले हमें मिल चुका है। अब वहीं पे डाल देते हैं कि एस भी नहीं है। तो देखिए हमने कंडीशन 2 में जो है उसके दोनों साइड में एस के पी के दोनों साइड में एस लिख दिया, उसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये जगह पे ये बैठ ही नहीं सकते हैं। फिर से बताता हूं, ये देखने में बड़ा लंबा लगता है, लेकिन ये करने में मैंने बोला 3 मिनट लगता है। आप जब भी इसका 6-7 कर लेते हैं, बड़ी तेजी के साथ कर लेते हैं, बस दिमाग की कोई जरूरत नहीं होता है, आप बैठाते हैं और ये कोडिंग सेशन जो है वही आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज नॉट द श्रीलंकन कैप्टन एंड पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो चलिए इसको पहले हम सजाते। देखिए ये सब तो शर्तनामा है, आपके कंडीशंस हैं। तो क्या बोलता है, एस जो है श्रीलंका का कैप्टन नहीं है और पी जो है साउथ अफ्रीका कैप्टन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कहां से जाते हैं। देखिए हमने कंडीशन 3 लिखा हुआ है। कंडीशन 3 में आप देख रहे हैं एस के नीचे साउथ अफ्रीका लिख के हमने काटा हुआ है, और ये सॉरी एस के नीचे श्रीलंका लिख के हमने काटा हुआ है, और पी के नीचे हमने साउथ अफ्रीका लिख के हमने साउथ अफ्रीका का कैप्टन पी नहीं है तो हमने पी को काटा है, और एस बोला है श्रीलंका का कैप्टन नहीं है इसलिए श्रीलंका को काटा है। अब चलिए ये हो गया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भी। ना चलिए एक स्टेटमेंट है, क्या बोलता है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भी है। लेफ्ट मतलब पीछे होता है, भी आगे है, थर्ड पोजीशन है। तो देखिए हमने जो स्टेटमेंट 3 है, अब तो आपको समझ में आने लगा। वो भी देखिए 4 कॉलम है इसके अंदर में, 2 रो है, वी ऊपर है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाम को, और देश को जो कर रहा है हमने पहले भी बोला नीचे का रो है, और जो कि थर्ड लेफ्ट बोला हुआ है तो 2 घर छोड़ के ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। तो ये काफी नॉर्मल है, इसमें तो कहीं कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो आपने इसे लिख डाला। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑस्ट्रेलियन एंड श्रीलंकन कैप्टन्स आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो इसे भी जरा हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए हमने कंडीशन 4 में लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को लिख के दोनों को क्रॉस किया, दोनों को कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जो है वो आपस में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए हम सारे कंडीशन को कोडिंग कर रहे हैं, अपने स्टाइल में कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द इंडियन कैप्टन। एस और इंडियन कैप्टन के बीच में केवल एक आदमी बैठता है। फिर से बोलता हूं, एस ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड इंडियन कैप्टन। अब देखिए हमारे पास जो है जो स्टेटमेंट था, 1 नंबर स्टेटमेंट, देखिए एस की पोजीशन दी हुई है, साउथ अफ्रीका की पोजीशन हमें मिल गया है। अब देखिए एस और बोलता है कि इंडियन के बीच में एक जन बैठा हुआ है, तो नेचुरली हम एस के आगे तो एक जन छोड़ के साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, तो वहां तो बैठा ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब एस के पीछे इंडियन बैठा हुआ एक घर छोड़ के, जो हमने देखिए इसको स्टेटमेंट 1 के अंदर में ही डाल दिया। ये कुछ प्रोसेस आप आगे जब मेरे साथ क्लास करेंगे तो जरूर सीखेंगे ये कैसे किया जाता है।
तो अभी हमने फिलहाल कर दिया, और आप भी समझ सकते हैं कि इसके जगह पे कोई और नहीं है। तो मतलब ये जो हमारा नया जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा, तो उसे हमने एक नंबर स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। क्या बोला गया है? कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स। तो देखिए, हमने इसको कंडीशन नंबर 5A और 5B, क्यों दो कंडीशंस में क्यों लगाया? कि हमें बोला कि दोनों नेबर हैं, लेकिन कौन दाएं है, कौन बाएं है, या कौन आगे है, कौन पीछे है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हमने कंडीशन 5A में लिखा, पीछे पाकिस्तान को रखा, आगे न्यूजीलैंड को रखा, या बोलिए तो लेफ्ट में पाकिस्तान को रखा, राइट में न्यूजीलैंड को रखा। और कंडीशन 5B में जस्ट उसका उल्टा, कि आप देखिए ना, हम उसको उलट देते हैं, कि हमें स्थिति हमारे सामने क्लियर नहीं है। पहले हम न्यूजीलैंड को रखा और फिर हम राइट में पाकिस्तान को रखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड टीम। एस न्यूजीलैंड टीम का कैप्टन नहीं है। तो देखिए, कंडीशन 3 में जो था उसमें एस बोला गया था, श्रीलंका का कैप्टन नहीं है। तो हमने श्रीलंका, कंडीशन 3 को जरा देखेंगे, हमने श्रीलंका, एस के नीचे श्रीलंका करके क्रॉस कर दिया था। अब इस यहाँ पे नया एक चीज मिला, न्यूजीलैंड का भी कैप्टन नहीं है। तो हम कंडीशन 3 में ही उसको इंक्लूड करते हैं। देखिए, उसके लिए अलग से कुछ हम नहीं करते हैं, कंडीशन 3 के अंदर भी हम डाल देते हैं कि एस भैया न्यूजीलैंड का भी कैप्टन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हो ही गया है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए, शो हमने कंडीशन 6A और 6B क्यों लिखा? कि इंग्लैंड आगे है, क्यू पीछे है, कि क्यू आगे है, इंग्लैंड पीछे, ये तो हमें खबर नहीं है। तो क्यू और इंग्लैंड को जो है हमने इंग्लैंड को आगे रखा, क्यू को पीछे रखा 6A में, और इंग्लैंड को पीछे रखा, क्यू को आगे रखा, वो है 6B में, और बीच में एक घर छोड़ दिया है, क्योंकि कंडीशन में बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड कैप्टन इंग्लैंड। आइए आगे फिर बढ़ते हैं। द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। बोलता है कि जो कैप्टन ऑफ इंग्लैंड है उसका निकटतम पड़ोसी जो है वो एक्स है। अब इंग्लैंड का निकटतम पड़ोसी एक्स है। तो देखिए, हमने कंडीशन 6A में जो पोजीशन बनाया हुआ था, इंग्लैंड के दोनों तरफ ऊपर के रो में 6A में और 6B में, दोनों ही में ही हमने एक्स को रख दिया। तो क्यों बोला? क्योंकि कैसे होगा, इंग्लैंड आगे है कि क्यू आगे है, हमें पता नहीं है, जो हमने पहले कंडीशन में बोला था। इसके लिए हमने एक बार क्यू को पीछे रखा, इंग्लैंड को आगे रखा था। 6B में हमने क्या किया? इंग्लैंड को पीछे किया था, क्यू को आगे कर दिया था। और इंग्लैंड के निकटतम पड़ोसी ही एक्स है, तो उसकी पोजीशन तो देखो दो ही बनता है, इंग्लैंड के बाएं तरफ, इंग्लैंड के दाएं तरफ। एक्स की पोजीशन स्थिर हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट ये है। W एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। क्या बोला है? W एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो देखिए, इसे हमने कंडीशन 7A और 7B में दिखाया है। Q के आगे पीछे W, माने कौन बीच में हमें पता नहीं है। तो Q के दोनों तरफ W, देखिए वो क्रॉस कर दिया गया है, और हमने W के दोनों तरफ Q को रखे उसे क्रॉस कर दिया गया। ये 7A और 7B की कंडीशन है। अब देखिए, हमारे सामने 3 स्टेटमेंट 1, 2, 3, और चौथे से जो कंडीशन शुरू होता है और 11 नंबर तक कंडीशन है। तो कहने का मतलब है 8 कंडीशन हुए और 3 स्टेटमेंट हुए। तो देखिए, यहां पे जब पहले हम बेस की क्रिएट करते हैं, बेस का मतलब है 3 स्टेटमेंट आपस में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, और जिसमें एक आता है रेप्लिका, जहां पे ये दोनों जो चेन आके जुड़ते हैं उसे रेप्लिका बोलते हैं। लेकिन अभी इस विषय वस्तु पे चूंकि हम बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है,
क्योंकि तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले हम जोड़ते हैं। तो पहले हम देखिए नीचे, देखिए एक नंबर पे जहाँ पे ये सर्कल मूव कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इंडिया, और उसके बाद एक श्रीलंका कहाँ से आया अभी हम पता चलेगा, फिर एस, फिर एक ब्लैंक, फिर साउथ अफ्रीका। मतलब एक नंबर को हमने लाया हुआ है, बीच में एक 6 नंबर का ब्लैंक दिया हुआ है, फिर हमने पी से स्टार्ट किया हुआ है। इस पी को हम रेप्लिका बोलते हैं। देखिए जोड़ने के लिए 5 के बाद हमारे पास चूंकि 8 पोजीशन ही है, तो 5 के बाद हमारे पास 3 और पोजीशन थे जिसे हमें जोड़ना था। लेकिन हमारे 5 के बाद जो है हमारे पास मतलब पहला जो चेन है मेरा, एक नंबर का स्टेटमेंट है जिसमें मेरे को 5 पोजीशन को डिफाइन करता है। लेकिन सेकंड और थर्ड भी जो है वो आपके 4 पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो हम अगर जानते हैं कि 5 और 4 9 हो जाता है, तो नेचुरली क्या है कि ये सीधे सीधे जुड़ नहीं रहे हैं। अब जो एक बात आती है कि इसमें से 2 चेन में से कौन एक के साथ जुड़ेगी। एक को हमने बेस ले लिया है, इसे तो रहना ही है। अब हमारे पास 2 नंबर चेन को देखते हैं जो पी से शुरू होता है, श्रीलंका में खत्म होता है। और तीसरा चेन को हम लेते हैं भैया, तीसरा स्टेटमेंट को लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है और भी पे जाके खत्म हो जाता है, 3 नंबर है। अब ये जोड़ने के क्रम में हम रेप्लिका पॉइंट को ढूंढते हैं। ये रेप्लिका पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लें, जो बहुत सारे कंडीशंस को डिफाइन कर देता है। तो जैसे देखिए पी क्यों रेप्लिका है, अभी हम इतना ही बोलेंगे, आगे कभी अगर मौका मिला तो इसे और ज्यादा हम ये करेंगे। पी एक कंडीशन बोलता है ये साउथ अफ्रीका नहीं हो सकता। दूसरा, पी के आजू बाजू 5 नंबर कंडीशन को देखें, टी या डब्ल्यू नहीं बैठ सकता है। तो ये जो पोजीशन हमें बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ही कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ नहीं बैठ सकता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो है पी हमारे लिए मुसीबत होगा, पी को बैठाना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। रेप्लिका के पॉइंट को देखते हुए हम केवल पी को ही लेंगे। तो देखिए हम रेप्लिका को अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर वीडियो में जब रेप्लिका को मेरे को डिफाइन करना हुआ तो करूँगा। तो अभी हम देख लेते हैं एक नंबर के स्ट्रिप को, स्टेटमेंट को, और 2 नंबर के स्टेटमेंट को लेकर बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पी के जगह पे हम देखते हैं, पी के जगह को हम सीधे हम 6 नंबर पोजीशन पे एक जगह हमने ब्लैंक रखा है नीचे। उसका कारण क्या है कि अगर मैं पी को 6 नंबर कंडीशन में बैठा देता हूं, तो देखिए 8 के बाद, ये चूंकि गोल है, इसे हमें कंसेप्ट में लेना है, ये गोल है, 8 के बाद 1 नंबर आएगा। तो देखो 8 के बाद 1 नंबर आएगा, 1 नंबर में इंडिया ऑलरेडी है, तो वहां कोई बैठा हुआ है, तो 8 के बाद 1 नंबर में कभी श्रीलंका बैठ नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी है। तो नेचुरली जो है हमें बीच में एक पॉइंट क्रिएट करना होगा। तो हमने देखिए 6 नंबर जो है अंडर ब्रैकेट डॉट डॉट्स करके हमने बैठा दिया है। तो नेचुरली क्या हुआ, नीचे के पोजीशन को देखें, जो 1 नंबर के मैं जो बना रहा हूं जिसके अंदर में आपका सर्कल घूम रहा है रेड कलर का, उसमें देखिए 1 नंबर तो इंडिया है ही है, 2 नंबर में श्रीलंका बैठ जाता है। तो श्रीलंका को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब देखिए पहला जो है हमने 1 नंबर और 2 नंबर को हमने जोड़ दिया, तो क्या निकला, पहला 1 नंबर पे इंडिया आ गया, 2 नंबर पे श्रीलंका आ गया, 3 नंबर पे नाम जो है एस आ गया, 4 नंबर अभी ब्लैंक है, 5 नंबर पे साउथ अफ्रीका है, 6 नंबर ब्लैंक है, 7 नंबर पी है, 8 नंबर ब्लैंक है, 1 नंबर श्रीलंका है। अब हम चलिए इसको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने 1 नंबर और 2 नंबर कंडीशन को बैठा दिया है, तो देखिए हमने 1 नंबर 2 नंबर को हमने काट दिया,
या हम बोर्ड से हटा दिए, इस स्लाइड से हमने हटा दिए। अब हमें 3 नंबर कंडीशन है, 3 नंबर स्टेटमेंट है, 4 नंबर कंडीशन है। तो पहले हम जो है 4 नंबर कंडीशंस को अब लेके बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम बड़े आराम से सीरियली चलते हैं, हमें कोई चिंता वंता होता नहीं है इसमें। हमें एक चीज देखता है, टी के बाद 2 पोजीशन खाली है और डब्लू की पोजीशन है, या ये कंडीशन में जो है टी के जगह डब्लू भी बैठ सकता है और डब्लू की जगह टी भी बैठ सकता है। तो सबसे पहले हम सोचें कि हम टी और कहाँ बैठा सकते हैं। देखो टी को अगर हम पहले घर में बैठाते हैं तो 2 घर खाली है, जिसमें एक घर में एस तो पहले ही बैठा हुआ है, उसके बाद डब्लू बैठता है। ये अगर पोजीशन को हम छोड़ते हैं और अगर हम श्रीलंका के ऊपर टी बैठाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद 3 और 4 के बाद डब्लू जो है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर बैठ जाता है। जबकि हम जो कंडीशन नंबर 3 को हम देखते हैं तो हम देखते क्या है, सॉरी, कंडीशन नंबर 2 में देखते हैं टी और डब्लू जो है वो श्रीलंका के ऊपर बैठ ही नहीं सकता है। तो नेचुरली क्या है, टी या डब्लू जो है उसे हम श्रीलंका के ऊपर बैठा ही नहीं सकते हैं। तो 2 नंबर पोजीशन पे टी और डब्लू बैठ नहीं सकता है। 3rd नंबर पोजीशन पे जो है वहां पे आपका एस बैठा हुआ है, इसलिए वहां पर भी हम टी डब्लू हम बैठा नहीं सकते हैं। अब अगर हम 4th पोजीशन पे टी बैठाते हैं तो डब्लू की पोजीशन जो हो जाती है वो आपका 7 नंबर पे हो जाता है, जहां पे 7 नंबर में ऑलरेडी पी बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एकमात्र जगह है इंडिया के ऊपर 1 नंबर पोजीशन पे जहां पे टी या डब्लू बैठेगा। क्या है कि हमारे कंडीशन में क्या है, टी और डब्लू के बीच में 2 गैप हैं। तो 1 नंबर में टी या डब्लू बैठता है तो 4 नंबर में डब्लू या टी बैठता है। तो इस तरह से हमने जो पहला कंडीशन था टी और डब्लू का, उसे हमने मैच करवा दिया। देखिए यहाँ पे जो हम जोड़ते हैं कुछ सिद्धांत के तरह जोड़ते हैं, जिसके लिए हमारे पास जैसे मतलब जिसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने रेप्लिका का एक सिद्धांत बोला था, जिसके बाद से हमने जिस रेप्लिका के सिद्धांत के अनुसार हमने पी को पोजीशन कर दिया था, पी को पोजीशन करने के बाद ही हमें फर्स्ट कंडीशन को हमने पोजीशन कर दिया था। तो जिसके लिए हमारे पास अभी पी की पोजीशन आ गई, श्रीलंका आ गया, सारा कुछ आ गया। अब हमें जो है तीसरा स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट को हमें इसके अंदर में रखना है। तो देखिए अगर हम अब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के 2 घर छोड़ के तीसरे घर पे भी बैठेगा। अब अगर हम श्रीलंका के बाद हम 3 नंबर पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया को नहीं बैठा सकते, क्योंकि कंडीशन नंबर 4 जो बोलता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका बैठ नहीं सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 4 नंबर पोजीशन पे बैठाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद 4 नंबर के 5 और 6 घर छोड़ के बाद 7वें घर में भी बैठेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वहां पे पी बैठा हुआ है। तो देखिए हमें 3 में भी नहीं बैठा पाया ऑस्ट्रेलिया को, 4 नंबर पे भी नहीं बैठा पाया। अब 6 नंबर पे बैठाने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को बैठाते हैं तो 2 घर छोड़ के 7 और 8 को छोड़ने के बाद फिर 1 नंबर आएगा, 1 नंबर में वी बैठेगा, लेकिन हम वहां बैठा नहीं पा रहे। क्यों, टी और डब्लू 1 नंबर पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये हमें दिख रहा है। तो फिर नेचुरली जो है हम उसे कहाँ बैठा सकते हैं, हम उसे 7 नंबर पे बैठाते हैं। अगर हम 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया को बैठाते हैं तो फिर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद 2 घर छोड़ना है, 8 नंबर, और 1 नंबर छोड़ने के बाद 2 नंबर के ऊपर जो है वी आएगा जिसके नीचे श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेफली बैठ जाता है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देखिए एक ही पोजीशन है, 7 नंबर है,
क्या कि 8 नंबर में भी इसलिए नहीं बैठा सकते हैं, तो फिर भी एस से जाके टकरा जाएगा, 3 नंबर से टकरा जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे भी कोई ट्रायल एरर नहीं है, हम खाली देख के देख कहाँ बैठेगा तो हम उसे बैठा देते हैं। तो चलिए हम ऑस्ट्रेलिया और वी को बैठा देते हैं। ये तो एकदम क्लियर कट है, कहीं पर भी कुछ आपको द्विधा होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए हमने कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4, तो जिसमें है कि कंडीशन नंबर 2 का तो हमने इस्तेमाल हम कर चुके हैं, तो हम कंडीशन नंबर 2 को अभी हटा देते हैं। तो कंडीशन नंबर जब अगर 2 हट जाता है तो हमारे पास सामने रह जाता है कंडीशन नंबर 3, जहां बोल रहा है श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड नहीं बैठ सकता है। और साथ साथ हम कंडीशन नंबर अगर 5 को देखें तो उसमें बोलता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक साथ बैठना है। तो नेचुरली श्रीलंका के साथ अगर न्यूजीलैंड नहीं बैठ सकता है तो श्रीलंका के बाजू में पाकिस्तान ही बैठेगा, क्योंकि देखिए 3 और जो 2 घर जो है, माने 3 और 4 नंबर जो घर है वही खाली है अभी। तो 3 और 4 नंबर घर चूंकि खाली है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 3 और 4 नंबर में ही केवल हमारे पास एक पोजीशन है जहां पे हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक साथ रख सकते हैं। और चूंकि श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड नहीं हो सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हम रखते हैं, श्रीलंका के सामने पाकिस्तान को रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका हो गया है। अब 6 नंबर का पोजीशन में कौन सी कंट्री होगी पता नहीं है, और 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया है, और 8 नंबर जो है फिर ब्लैंक है, और हमारे पास 2 कंट्री है। तो पहले इस 2 कंट्री को हम में से किसी एक कंट्री का जो है उसे देख के हम बैठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसे फिर से बैठाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखिए कंट्री को लेके ही चल रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो बैठा दिया है। अब हमारे पास है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तो इंग्लैंड के साथ चूंकि कंडीशन है तो इंग्लैंड को बैठाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखिए 6 नंबर और 8 नंबर है, तो देखिए 6 नंबर में अगर इंग्लैंड बैठाते हैं तो इंग्लैंड के बाजू में एक्स किसी 2 तरफ बैठेगा, लेकिन 7 नंबर पे ऊपर जो है पी बैठा हुआ है तो उधर तो बैठेगा नहीं। तो 5 नंबर पे साउथ अफ्रीका के ऊपर हम एक्स बैठा देते हैं, तो मतलब इंग्लैंड बैठ जाता है। लेकिन इसी इंग्लैंड को उठा के अगर हम 8 नंबर पे बैठाने की कोशिश करते हैं तो देखिए 7 नंबर पे पी है, वहां भी एक्स नहीं बैठ सकता है, और 8 के बाद 1 नंबर आता है, वहां पे टी और डब्ल्यू बैठा हुआ है, दोनों में से कोई एक बैठेगा वहां पे, तो वहां भी नहीं बैठ सकता है। तो इंग्लैंड को बैठने की जगह जो है वो केवल ही केवल आपके 6 नंबर पोजीशन है, क्योंकि उससे ही उसकी जो 10 नंबर की जो कंडीशन थी इंग्लैंड के बाजू में एक्स होगा तो वो फुलफिल हो जाता है। तो चलिए हम 6 नंबर में इंग्लैंड को बैठाते हैं और 5 नंबर में साउथ अफ्रीका के ऊपर हम एक्स को बैठा देते हैं। अब देखिए हमारे पास केवल 9 नंबर और 11 नंबर का कंडीशन बचा हुआ है। अब देखिए इंग्लैंड का एक घर छोड़ के ऊपर क्यों बैठेगा। अब तो हम इंग्लैंड को 6 नंबर पे बैठाए हैं। अब देखिए 5 और 4 नंबर, अगर 5 नंबर पे एक्स है तो हिसाब से 9 नंबर को देखने के बाद 4 नंबर के ऊपर क्यों बैठना था, लेकिन वहाँ डब्ल्यू और टी बैठा हुआ है। अब हम जरा दाएं तरफ देखते हैं कि 2 कंडीशन था इसमें, ये 6A और 6B। 6B में हम देखते हैं इंग्लैंड अगर है तो 8 नंबर का पोजीशन खाली है जहां हमने अभी क्यू बैठा दिया, ऊपर देखिए खाली है, नीचे हमने क्यू बैठा दिया है। तो फिर क्या हुआ, हमारा 9 नंबर कंडीशन भी पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही हम 9 नंबर कंडीशन को पूरा करते हैं तो हमारे सामने 11 नंबर कंडीशन भी आ जाता है। 11 नंबर में बोलता है क्यू के बाजू में डब्ल्यू नहीं हो सकता है। तो क्यू के बाजू में देखिए टी और डब्ल्यू रखा हुआ था हमने, तो नेचुरली वहां पे आपका अब डब्ल्यू नहीं हो सकता है। तो यहां से भी हमें यह पता चल जाता है कि 1 नंबर पोजीशन जो है वो टी का घर है, और अगर 1 नंबर पोजीशन टी का घर है तो नेचुरली जो है 4 नंबर पोजीशन में टी हो ही नहीं सकता है, तो 4 नंबर पोजीशन जो है वो डब्ल्यू का घर है। तो अब तो हम देखते हैं सब कुछ सज गया, केवल एक देश जो है वो बचा हुआ है,
वो है 8 नंबर पोजीशन। और नेचुरली वो 8 नंबर पोजीशन क्या होगा, वो 8 नंबर पोजीशन जो होगा वो होगा आपका, जो कंट्री है वो है आपका वेस्ट इंडीज। तो 8 नंबर पोजीशन पे हम वेस्ट इंडीज बैठा देते हैं। चलिए, उसी तरह अगर देखा जाए, वेस्ट इंडीज जैसे एक खाली बचा हुआ था, अभी हमारे जो हमारे पास जो थे पी क्यू कैप्टन जो थे, पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू और एक्स, उसमें देखिए हर कोई बैठ गया है, आर कहीं नहीं बैठा हुआ है। तो नेचुरली इंग्लैंड के ऊपर एक ही जगह है जहां पे आर बैठेगा, क्योंकि हर कोई अपने जगह पे बैठ चुका है। तो नेचुरली इंग्लैंड के ऊपर आर होगा। तो देखिए, एक चीज आपने देखा, यहाँ पे कहीं हमें ट्रायल एंड एरर करने की कोई जरूरत नहीं हुआ, ये एक से एक बैठ गया। तो जैसे हम कोडिंग जब हम किए, इसे एक तरह से आप बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें आपको बार बार कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। तो कंडीशन को कोडिंग करते हैं जब, तो ये मैंने बोला है कि पहले 6 से 7 मिनट लगता है, कभी कभी 8 मिनट भी लगते हैं। लेकिन इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ये घट के 6 मिनट 4 मिनट तक भी आ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप टाइप्स को पहचानने लगेंगे, तो फिर आपका कोडिंग करना बड़ा ही आसान हो जाता है। फिर हम कुछ एक सिद्धांत को सीखते हैं जिसको हम रेप्लिका बोलते हैं, कि जो या 2 या 3 स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आपस में जोड़ेंगे। ये जो एक कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, जो इनके जो अरेंजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, जो हम आगे के कभी क्लासों में आपको बताएंगे। तो फिर इसमें एक चीज हमें पता चल गया कि केवल वहीं पे हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। फिर सोचने की प्रक्रिया को हम एक साइंटिफिक वे में करते हैं, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में कभी नहीं जाते हैं हम। तो फिर नेचुरली क्या है कि हमें हर हाल में सफलता मिलता है। तो मैं इस चीज को इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रेस देता हूं कि जब एग्जाम हॉल में होता है, तब ट्रायल एंड एरर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। क्योंकि आप यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, वहां नहीं बैठा हूं, वहां बैठा हूं, ये करते करते और जितना वक्त जाता है आपके ऊपर, ये जो सोच जो है ना, आप सोच आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता है, और वक्त बीता जा रहा है, उसके प्रेशर से आप पूरा टूट जाते हैं। जिसके लिए ही लोग बोलते हैं कि भैया कि इस पे आप पजल मत करो। लेकिन आज के दिन में अगर बैंक की नौकरी पाना है, तो पजल आपको जानना होगा, इसके बगैर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हमने एक विधि को दिखाया। देखिए, एंटायर जो पजल सेगमेंट रीअरेंजमेंट को बोलते हैं, इस विधि से बोलते हैं। तो ये गिने चुने तरीके होते हैं, गिने चुने तरीके, इसके सबके फ्रेम डिफाइंड होते हैं। ये कभी भी अनगिनत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो भी बनाता है उसे अल्टीमेटली कंडीशन के अनुसार मैच करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अनंत होता है, अनंत करना बड़ा मुश्किल है इसमें। तो नेचुरली मैंने जो ये विधि दिया, मैं आपको बड़े निडरता के साथ बोल सकता हूं, इस तरह की विधि आपने शायद नहीं देखा होगा। और एक बात है कि पहले आपको लगता होगा कि इतना लंबा चौड़ा हो रहा है दोस्त, लेकिन नहीं, ये लंबा चौड़ा आपके ट्रायल एंड एरर मेथड से कहीं ज्यादा सहूलियत और कम समय वाला है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मुझे आपके रीजनिंग में आपको 20+ लाना है, तो फिर आप 5 मार्क्स रख दीजिए, आप कंप्यूटर सेगमेंट से लेंगे आउट ऑफ 10। अब जो है आपको, अब अगर ज़्यादा लेना है तो आप कितना लेंगे, 15 से 20 लेंगे। तो 15 से 20 मार्क्स अगर आपको लेना है, तो फिर हमने क्या बोला है आपको कि आपके पास ये 3 तो आपको हर हालत में 3 आपको करने ही है। क्या करने हैं, 3 आपके क्या, ये पजल। तो 3 पजल अगर आप करते हैं तो आपको 15 मार्क्स तो ऐसे ही होते हैं। और आपके पास अगर 1 घंटा समय है पजल को करने के लिए जो दिया जाता है आपको एसबीआई में, तो फिर आप उसमें से 5 मिनट हटा देते हैं कंप्यूटर के लिए, तो रह जाते हैं 55 मिनट। 55 मिनट में पजल करने के लिए आप 15 मिनट पर पजल देते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा वक्त है।
बहुत ज़्यादा वक्त है इस तरह के मेथड में, क्योंकि इस तरह के मेथड में हिलते डुलते भी चलेंगे तो 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, बशर्ते आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है। तो फिर 12 मिनट में करते हैं तो 3:36 में है। हमने पकड़ा कि चलो 10 मिनट और भी लग गया, 45 मिनट, तो भी आपके पास 10 मिनट का वक्त है जिसमें आप 5 और जो रेगुलर के रीजनिंग होते हैं उसे आप कर लेते हैं, चाहे वो आपका वेन डायग्राम के आधारित हो, ब्लड रिलेशन के ऊपर आधारित हो, और कुछ भी क्यों ना हो, या आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, कुछ भी हो, तो वहां से आप 5 मार्क्स उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो भी आप रीजनिंग से अगर 20 मार्क्स लेके निकलते हैं, और अगर आप 25 से 30 मार्क्स डीआई में तो मिनिमम 30 मार्क्स आना है, तो 50 मार्क्स की सफर आप पूरा कर चुके होते हैं। और आपका जो अब रह जाता है 80 प्लस लाना, मतलब 30 लाना, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं, और वो है आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश। अगर इंग्लिश की सफर आप 10 से 15 मार्क्स के करते हैं, बाद बाकी का तो 15 मार्क्स लाना। करंट अफेयर्स का भी बड़ा मुद्दा किसी के लिए नहीं बना है। तो मैं इस बात का बार बार जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए, पजल को अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना हो सके कि इसके चलते आपके हाथ से नौकरी ही छूट जाए। आप ये तकल्लुफ ना करें कि कौन सही है कौन गलत है। आप ये खाली सोचें कि अगर बिना सोचे मतलब क्या है, एक पजल को सोचना, और एक क्या है, आप स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप्स सोचने का ताकत देता है, क्योंकि इसमें आप जो है ना लॉजिक के बगैर आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका बैठने वाला ही नहीं है। और बैठने वाला में देखे होंगे ना हमने, स्टेप्स का इस्तेमाल कहाँ से शुरू होगा, स्टेटमेंट क्या है, 2 स्टेटमेंट पहले जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए रेप्लिका का क्या इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद हम कंडीशंस को लेके, कोई ना, हमने कभी नहीं किया कि हमने 2 नंबर की जगह 5 नंबर कंडीशन ले लिया, 7 नंबर नहीं, हमने जैसे कंडीशन लिखा है वैसे ही किया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और है, अगर आप गोल में करते हैं तो इसके साथ साथ एक बोझा और भी आपको उठाना पड़ता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता है। ये मेरी खुद की सोच है, तो आशा करता हूं ये आपको काफी सही लगा होगा। लेकिन एक बात साथ में ये भी है कि चूंकि इसका कोई इस बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, आज की डेट में तक तो नहीं है, मेरे को किसी भी प्रसिद्ध बुक जो है, जो काफी वेल नोन बुक्स हैं, उसमें इस तरह का मेथोडोलॉजी कहीं नहीं दिया हुआ है, और ना ही किसी इंस्टीट्यूट में आपको है। तो नेचुरली ये आपको खुद की प्रैक्टिस करना होगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छा लगा होगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ सवालों को इस तरह आगे भविष्य में जरूर मैं आपको करके बताऊं। ओके देन। मैंने यहाँ जानबूझ के फिर से एक राउंड शेप में भी किया हुआ है, कि मैं जानता हूँ कि जो राउंड शेप में करते हैं अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो इसके लिए उनके लिए बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ को याद रखेंगे, अगर आप गोल में करते तो आप कहीं से चलिए आप इंडिया को बैठाने के बाद, उसके बाद अगर कोडिंग नहीं करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कोडिंग करके जैसे मैंने किया हुआ है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, आप किसे क्या बैठाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वहां पे एक था कि इंडिया के बैठाने के बाद आपको दाएं बाएं जो है वो आपका फिर से जो आपका क्या कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थॉट के साथ आगे बढ़ना पड़ता। तो फिर से मैं शायद रिपीट हो जाएगा इस बातों को, इसलिए फिर से मैं ज़्यादा लंबा करके नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, आप कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, दोनों विधि को अगर साथ में करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये विधि जो है देखने में लंबा लगता है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को एक रास्ता देते हुए आपको मंजिल तक लेके जाता है। और जब आपके पास एक इस तरह के पजल को करने में 12 मिनट का वक्त है,
तो 12 मिनट का अगर वक्त है तो फिर मेरे से सब आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि अगर थोड़ा लंबा हो का भी, अभी फिर से मैं दोहराता हूँ, थोड़ा लंबा मतलब अगर आप कोडिंग को करते हैं तो फिर क्या लंबा होता है थोड़ा, उस थोड़ा सा लंबे में मैंने बोला कि ऐसे कोशिश में से ये 2 मिनट ज़्यादा लगता है। मैंने एक सबसे मिनिमम स्पीड के लड़के को लेके भी देखा है जिसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन जो ओरिजिनली स्लो है उसे 2 मिनट खाली ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल सबसे है, 2 मिनट वेस्ट करना सही है क्या, या 10 मिनट वेस्ट कर देने के बाद जब आपका ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है आप छोड़ के भागते हैं, वो कहीं सही है? एक बार एकदम खुले मन से सोचेंगे, इस पे कोशिश करेंगे, तो फिर आपका उत्तर आपके पास होगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख ही रहे हैं कि प्लस पजल या सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर मेरा इस बार बहुत जोर है। अगर आपको पीओ का तोड़ना है और वो मेरे तरीके से जो आपने देखा अभी उस तरीके से संपूर्णता अपने में संपूर्णता लाना है तो ये इसके लिए एक ऑनलाइन क्लास होता है, हर दिन का क्लास है और इसके फ़ी जो है वो तो लिखा ही हुआ है 2000 रुपीज़ है। इसी तरह अगर आप सारा कुछ मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मतलब सारा कुछ मतलब अगर मैथ पढ़ते हैं तो क्वांट्स में केवल डीआई को पढ़ाया जाता है, ओनली डीआई, जिससे मैं बोलता हूँ कि 30+ मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर आपको जैसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग्स का अगर मैं बोलूँ तो ये पढ़ते हैं। फिर हम इंग्लिश के लिए केवल 4 चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम 10 से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर्स कुछ पढ़ते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाई जो होता है चैप्टर बेसिस पे नहीं होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के बेसिस पे होता है और ये सिमट जाता है 7 से 8 चैप्टर के अंदर में ही। लेकिन भयावहता इसमें होता है कि हम काफ़ी गहराई तक उतरते हैं सो दैट कि हम कम से कम कवरेज किए हुए हम पीओ के सारे एग्ज़ाम को हम तोड़ दें। और इसके लिए जो फ़ी है ओनली 6500 है। अब इसके बारे में अगर ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे फ़ोन ना करें। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल आईडी देते हुए आप अपने बताएं कि आप और भी जानकारी चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर बना हुआ एक वीडियो मैं तुरंत पेश कर दूंगा, क्योंकि क्लास अब अगले 7 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो फिर अगला 7 दिन का मतलब होता है कि आज जो है मैं 21 तारीख तक बैठा हूँ तो मतलब 28 तारीख तक में क्लास शुरू हो जाएगा 28 फेब में। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि जिन्हें लगता है कि इस मार्ग पे जाके सफलता मिलेगा तो वो पहले डिटेल्स को देख लें, फिर पेमेंट करें, फिर क्लास शुरू करें। क्लास कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारियाँ जो है वो उस वीडियो में दिया गया है। ओके देन, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।